नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक ट्वीट राहुल गांधी ने किया था जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि जो सारा युवा है, उस ट्वीट को भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उस ट्वीट से, राहुल गांधी का एक ट्वीट जहां पे उन्होंने कहा कि जेन जी यानी कि 13 साल से 28 साल के उम्र के बीच के जो लोग हैं, वो इस लोकतंत्र को बचाएंगे। अब उस ट्वीट को मैं आपको दिखाऊंगी कि राहुल गांधी ने क्या लिखा है अपने उस ट्वीट में। लेकिन मैं आपको खाली पढ़कर बता देती हूँ, और ताकि आपको आइडिया लग जाए कि राहुल गांधी ने क्या कहा था उस ट्वीट में। राहुल गांधी ने ये लिखा था उस ट्वीट में कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। सागर, मैं ये आपको भेज रही हूँ राहुल गांधी का ट्वीट, उसको भी आप प्ले करके दिखा दीजिएगा। लेकिन राहुल गांधी का ये एक ट्वीट, आप ये सोचिए कि पूरे बीजेपी का जो इकोसिस्टम है वो पूरा तिलमिला चुका है इस एक ट्वीट से। क्यों? क्योंकि उसमें जेन जी के बारे में मेंशन किया गया। जेन जी अब वो रेफरेंस हो गया है जहां पर नेपाल का जो पूरा जेन जी था, वो उसने वहां की सत्ता को उखाड़ फेंका। उसी के रेफरेंस में कल राहुल गांधी का ये ट्वीट पूरे बीजेपी सिस्टम ने अपने हिसाब से उसको पढ़ लिया और सबने ये बोलना शुरू किया कि अब तो राहुल गांधी के जाने का समय आ चुका है। और निशिकांत दुबे ने तो ये भी कहा कि अरे जो जेन जी है वो परिवारवाद के खिलाफ है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और तो अब तो राहुल गांधी को ही देश छोड़कर जाना पड़ेगा। तो ये तो निशिकांत दुबे की बात थी, लेकिन ये राहुल गांधी का ट्वीट था जिसने इतना हड़कंप मचाया। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। अब ये ट्वीट को आने के बाद सबसे ज्यादा किसमें हड़कंप मची? जाहिर सी बात है कि मोदी जी के पूरे इकोसिस्टम में। और जब इकोसिस्टम में होगा तो फिर मोदी जी के जो लाडले एंकर्स हैं वो कैसे छूट सकते हैं। मैं आज यहाँ पर एक ऐसे ही लाडले एंकर, जो देश के बहुत लोकप्रिय एंकर है, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की मैं बात करना चाहती हूँ। अब उस क्लिप को मैं प्ले आउट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, इसलिए मैं एक ग्राफिक्स प्लेट के जरिए, सागर उस ग्राफिक प्लेट को आप दिखाएं कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने अपने प्रोग्राम का इंटरव्यू दिया और इंट्रो दिया और कैसे भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी के लिए किया। एटलीस्ट मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं आज 25-26 सालों से टेलीविजन में काम कर रही हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी भी नेता के लिए इस तरीके की स्लैंग लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया। और इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किसी भी नेता के लिए कर रहे हैं तो आपको टेलीविजन में रहने का कोई हक नहीं है। और ये मैं ही नहीं कह रही हूं, जितने भी शालीन एंकर्स होंगे जो किसी की मर्यादा में, किसी के सम्मान में विश्वास रखते हैं, वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि वो मोदी जी के लाडले एंकर हैं, उनको हर बात कहने की खुली छूट है, वो कुछ भी बोल के और निकल सकते हैं। तो कल उन्होंने इसी जेन जी के शब्द के साथ खिलवाड़ किया और जेन जी के ही नाम पर राहुल गांधी को पता नहीं वो क्या क्या कह बैठे। अब आपको फुल स्क्रीन पे ये दिखाते हैं, ये देखिए पहली प्लेट में उन्होंने क्या लिखा है, ये देखिए। इन जेन जी लैंग्वेज, वो ये कह रहे हैं कि जेन जी की लैंग्वेज में मैं राहुल गांधी को क्या बोल रहा हूं, देखिए। In Gen Z language, I would like to say about Rahul Gandhi that he's got something wrong about him. I'm sus about him. Sus का मतलब I'm suspicious. मैं शक कर रहा हूं उन पर, मैं उन पर संदिग्ध, अपनी संदिग्धता को व्यक्त कर रहा हूं। उन्होंने कहा I'm sus about him. Anyone would be sus about him because he has, अब sus का शब्द मैंने कैप्स में इसलिए किया है क्योंकि sus वर्ड लोग नहीं समझ पाते हैं और sus एक स्लैंग लैंग्वेज है सस्पिशियस के लिए। Anyone would be sus about him because he's got a suspicious attitude nowadays, because he says Gen Z must save him. Why should Gen Z save you, Rahul Gandhi? You are a 56-7-year-old man and now you have a serious FOMO. FOMO एक slang language है, fear of missing out की, तो उसको हम FOMO कहते हैं short form में। You have a serious FOMO that you will not be able to get into power. Because of your FOMO, you go around with a bad drip. अब बैड ड्रिप का मतलब क्या है? बैड ड्रिप भी एक स्लैंग लैंग्वेज में बोला जाता है जब किसी की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब होती है, स्लो होता है, किसका प्रोसेस बहुत नेगेटिव होता है, तो उसको आप बैड ड्रिप कहते हैं। तो अब आप बैड ड्रिप में
अब ये देखिए, you've got a bad drip. कैसे bad drip का उन्होंने डिस्क्राइब किया? You've got a bad drip, Rahul Gandhi, wearing unkempt attitude, pajama and t-shirts. You've got this salty style, very frustrated looking salty style, always angry and frustrated. You want social media clout and buzz. You want Cambridge Analytica to come and save you. And then you say, I hope there will be a Nepal-like situation. इस प्लेट को अभी रखिए. अर्नब गोस्वामी ये कह रहे हैं कि आप पैजामा और टी शर्ट पहनकर एक बैड ड्रिप की तरह दिखते हैं. एक सॉल्टी स्टाइल है आपका. सॉल्टी स्टाइल यानी मैं मतलब भी समझाती हुई चल रही हूँ. सॉल्टी स्टाइल उसके लिए कहते हैं जो हमेशा बिटर रहता है, जो व्यक्ति बहुत अपसेट रहता है, एनॉयड रहता है, डिसअपॉइंटेड रहता है, उसको हम सॉल्टी पर्सन कहते हैं. तो उन्होंने कहा कि यू गॉट अ सॉल्टी स्टाइल, वेरी फ्रस्ट्रेटेड लुकिंग सॉल्टी स्टाइल, ऑलवेज एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड. और आपको सोशल मीडिया का बज़ चाहिए. फिर आपको कैम्ब्रिज एनालिटिका बचाने आ जाता है और फिर आप कहते हैं कि आपको नेपाल जैसा स्थिति भारत में चाहिए. अब इसके आगे चलिए क्या बोला उन्होंने, ये देखिए. सो चेंज योर ड्रिप मैन. ये अब राहुल गांधी को अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं कि चेंज योर ड्रिप मैन, स्टॉप बीइंग अ सॉल्टी 56-year-old मैन. Rahul wrote in X yesterday, I'm with Gen Z, I don't give a damn about democracy, it's not my job to save the democracy. अब then what's your job, राहुल गांधी? अब मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने एक छोटी सी क्लिप राहुल गांधी की प्ले की थी जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरा काम नहीं है कि मैं डेमोक्रेसी को बचाऊं, मैं डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, मैं इलेक्शंस लड़ता हूं, लेकिन पूरे कॉन्टेक्स्ट को नहीं प्ले किया गया. राहुल गांधी का सिर्फ वो पोर्शन अर्नब गोस्वामी ने चलाया जहां पर वो ये कह रहे हैं कि आई केयर अ डैम अबाउट डेमोक्रेसी, और उस पोर्शन को चलाकर उसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश किया है अर्नब गोस्वामी ने. लेकिन असलियत में क्या बोला था राहुल गांधी ने, पूरी क्लिप आपको खोल के देखेंगे तो उसमें राहुल गांधी ने ये कहा, और कोई गलत नहीं कहा, कि भाई मेरा काम है डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना, ना कि चुनाव आयोग की वोट चोरी बताना. ये काम मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि चुनाव आयोग चुपचाप बैठा हुआ है. ये बात कही थी, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने उसको घुमा फिराकर और उसमें पता नहीं क्या क्या माल मसाला लगाकर, और फिर उन्होंने क्या बोला राहुल गांधी से, पूछ रहे हैं वो सवाल. देन व्हाट्स योर जॉब राहुल गांधी? Rahul Gandhi, is your job taking frequent luxury vacations to Malaysia and Thailand? Nation wants to know this. He's getting entangled in National Herald. Is making real estate your job? Then you say Gen Z is with you. Those who are Gen Z don't trust this 56-year-old man who says he represents you. तो सब लोगों से वो Gen Z के कह रहे हैं कि भाई इस 56 साल के व्यक्ति पर आप विश्वास मत करिए, क्योंकि ये मलेशिया और थाईलैंड चला जाता है, नेशनल हेराल्ड के केस में है, रियल एस्टेट बना रहा है, तो आप इसको, ये जो आपको कहता है कि आपको रिप्रेजेंट करता है, आप इसका विश्वास मत करिए. ये कह रहे हैं अर्नब गोस्वामी. उसके बाद सोचिए, अगली क्लिप को प्ले करिए. हाँ, अब वो ये कह रहे हैं, Gen Z should ask Rahul when Pakistan attacked us with 26/11, is it true he was in a party when 26/11 happened? What's his view on Augusta Westland, Bofors? Why he remained in hiding when Nirbhaya happened? Gen Z is smart. India is not Nepal. If anyone tries to reduce one of the greatest emerging superpowers to a functioning anarchy, you better watch out. Rashtrawadis will never allow it. इस तरीके का एक घृणात्मक इंट्रो अर्नब गोस्वामी ने कल दिया, और सारा जो इकोसिस्टम था वो इसलिए तिलमिलाया हुआ था राहुल गांधी के ऊपर, इसलिए आग बबूला हो रहे थे अर्नब गोस्वामी, क्योंकि जेन जी का शब्द राहुल गांधी ने इस्तेमाल कर लिया. आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे. हमारे साथ इस समय इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा मौजूद है. सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. सागर, प्लीज रिमूव दिस प्लेट. हाँ, और सिद्धार्थ शर्मा इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं. सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. अर्नब गोस्वामी के इस इंट्रो पर क्या कहेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी शालीन एंकर इस तरीके की भाषा, फोमो, सस और इस तरीके का ड्रिप, बैड ड्रिप, टी शर्ट्स एंड पैजामाज, आखिर ये कौन सा गुस्सा कल वो राहुल गांधी के ऊपर उतार गए? इतने जल भून गए थे वो राहुल गांधी से, अर्नब गोस्वामी जी. मेरे ख्याल से अर्नब गोस्वामी का जो भी इस तरह का स्टेटमेंट आपने देखा, तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि अर्नब गोस्वामी अपने आप में ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं. तो कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ बंदा अपनी बातचीत में फोमो, सस, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सामान्य रूप से नहीं करता है. अगर वो करना पड़ गया तो इसका मतलब सबसे बड़ा तो फोमो अर्नब गोस्वामी जी को ही हो गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट. अब वो जेन जी की भाषा बोलने पर मजबूर हो गए हैं. जो कल तक ऑक्सफोर्ड की भाषा बोल रहे थे, अचानक वो फोमो, सस वगैरह का इस्तेमाल अगर करने लगे, जो कि ऑक्सफोर्ड की भाषा नहीं है,
शायद जेन जी की भाषा भी नहीं है, एक्चुअली वो जेन ए जेन जेन तो ये चीज, ये शब्द जो सस है, फोमो है, बैड ड्रिप है, इस तरीके के शब्द अगर कोई नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए इस्तेमाल करता है, तो मैं तो शायद यही कहूंगी कि वो एंकर बौखला गया है, या तो वो एंकर आपे से बाहर हो चुका है, और या तो फिर वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। सिद्धार्थ। हाँ, असल में ये जो सस और फोमो जैसी बातें हैं, ये जेन जी भी नहीं करता है। जेन जी के बाद एक नया जनरेशन आया था जिसको जनर अल्फा बोला जाता है, जिसमें कि 2012 के बाद पैदा हुए लोग हैं। तो फोमो, सुस, ये सब जो स्लैंग्स जिसको आप कह रहे हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जेन जी नहीं करता है, क्योंकि जेन जी पैदा हुआ था 1997 में। 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए लोगों को जेन जी कहा जाता है। ये जो भाषा अर्नब गोस्वामी इस्तेमाल कर रहे थे, वो जेन जी की भाषा नहीं है, जेन अल्फा की भाषा है, जो कि 2012 के बाद पैदा हुई है। मतलब जो 15 साल से कम उम्र के लोग हैं, उनकी भाषा है। लेकिन इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं, एक तो ये कि ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए अर्नब गोस्वामी, जो कि ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ कोई भी बंदा इस तरह का अंग्रेजी नहीं इस्तेमाल करता, वो इस तरह की अंग्रेजी इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसमें भी जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस जनरेशन की भाषा नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे जनरेशन की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ही है कि ये पूरी तरह से हड़बड़ी में किया हुआ काम है। इसका मतलब यह है कि ये पूरी तरह से हताशा में किया हुआ काम है। इसका मतलब यह है कि उनके ऊपर, अर्नब गोस्वामी के ऊपर भी किसी तरह का भयंकर दबाव आया हुआ है, इसीलिए ये काम है। अगर उनका कहना है, आपने ये भी बताया, सबसे पहले शुरुआत की कि राहुल गांधी ने जेन जी के बारे में कुछ बोला। राहुल गांधी ने तो कल या परसों जेन जी के बारे में बोला, लेकिन एक हफ्ता पहले जब भारत के प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए थे, तो मणिपुर में उन्होंने ये नेपाल के जेन जी के बारे में कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नेपाल के जेन जी, वो सड़क से लेकर संसद को साफ कर रहे हैं। वो वहां के जेन जी के पॉजिटिव थिंकिंग को उन्होंने सराहा था। तो मुझे बताइए कि नेपाल के जेन जी को अगर भारत के प्रधानमंत्री सराह सकते हैं, तो भारत के जेन जी को राहुल गांधी क्यों नहीं सराह सकते? राहुल गांधी अगर भारत के जेन जी को सराहें, तो ये उनको किसी तरह से उकसाना कैसे हो गया? और अगर नेपाल के जेन जी को भारत के प्रधानमंत्री जी सराहना कर रहे हैं, तो वो सराहना कैसे हो गई? क्योंकि आपका तराजू तो समान होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ने एक हफ्ता पहले मणिपुर में जाके ये कहा कि नेपाल के जो जेन जी हैं, उनके पॉजिटिव थिंकिंग की सराहना करनी चाहिए, वो जो सड़क से लेकर संसद तक सफाई कर रहे हैं उसकी सराहना करनी चाहिए, और उस जनरेशन ने, नेपाल के उस जनरेशन ने केवल और केवल टेक्नोलॉजी के बल पर, बिना चुनाव आयोग के सिर्फ इंटरनेट और सोशल मीडिया और डिस्कॉर्ड नाम के किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके उन्होंने नया प्रधानमंत्री भी चुन लिया था। नेपाल के प्रधानमंत्री भी बैठे रह गए, नेपाल के न्यायपालिका भी बैठी रह गई, नेपाल का चुनाव आयोग भी बैठा रह गया, और जेन जी ने मिलके एक नया प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर, डिस्कॉर्ड नाम के प्लेटफॉर्म पे वोटिंग भी करवा ली, और वोटिंग से नया प्रधानमंत्री भी चुन लिया। और भारत के प्रधानमंत्री जी, उस नए प्रधानमंत्री को आपने शुभकामना भी दे दी। अब मुझे बताइए कि जेन जी का काम अगर नेपाल में होता है, उसको भारत के प्रधानमंत्री जी सराहना करते हैं, तो भारत के जेन जी को किसी तरह की अच्छा काम करने के प्रति जागरूक करना, इसका मतलब वो उकसाना कैसे हो गया? मतलब इसका मतलब ही यह है कि नेपाल के चलते, नेपाल में जो हुआ, जेन जी ने जो किया, उसके कारण पूरा का पूरा बीजेपी इकोसिस्टम, हिंदी में कहते हैं ना, अंदर से थर्रा गया है। अंदर से इंग्लिश में उसका कहा जाता है स्पूक्ड, इंग्लिश में उसका वर्ड है स्पूक हो जाना, हिंदी में कहा जाता है कि अंदर से थर्रा जाना। मेरे ख्याल से बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम अंदर से थर्रा गया है, कि जिस तरह से नेपाल के जेनजी ने किया, क्योंकि इन लोगों को लगा था कि ये जेनजी का मतलब ये है कि आप इनको सस्ता इंटरनेट दे दीजिए, और जो आप परोसेंगे वो वही चीज देखेंगे। आप सस्ता इंटरनेट, सबसे पहले सस्ता इंटरनेट कर दीजिए, उसके बाद आप सुबह से शाम तक जो आईटी सेल से आप जो जो भेज रहे हैं, वो लोग वही चीज देखेंगे। लेकिन मैं आपका कार्यक्रम, मुझे आपने कार्यक्रम में बुलाया, उसके बाद जेन जी पर थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया। भारत में 38 करोड़ लोग जेन जी के अंदर आते हैं। जेन जी का मतलब होता है जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए वो लोग। तो ऐसे लोग भारत में 38 करोड़ हैं। इनकी सालाना आय 2.5 लाख से कम है, और बेरोजगारी दर इनकी 16% है। ये दिन में 8 घंटा इंटरनेट पर बिताते हैं, और इनको सबसे बड़ी चिंता यह है कि इनकी बेरोज
जो बेरोजगार है ये 8 घंटे इंटरनेट पर केवल और केवल रील देखते हैं, या फिर रील से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, वही उनका रोजगार का साधन है। हाँ, उसमें उनको उनको उनका रोजगार का साधन देखिए, 8 घंटा जो बिताते हैं वो केवल बेरोजगार नहीं बिताते हैं। एवरेज 38 करोड़ लोग जो जेनजी के भारत के आते हैं वो एवरेज 8 घंटा इंटरनेट पर बिताते हैं। और वो ज्यादातर जिस काम में रहते हैं वो आईटी और सॉफ्टवेयर का काम है, डिजिटल मार्केटिंग है, गिग इकोनॉमी है। गिग इकोनॉमी मतलब आपका ओला का ड्राइवर हो सकता है, जोमेटो या स्विगी का डिलीवरी बॉय हो सकते हैं, ये सब ये काम करते हैं। और इनके अंदर सबसे बड़ा इनके अंदर जो चिंता है, इनके अंदर एक चिंता अपनी बेरोजगारी की है, दूसरी चिंता इनकी महिला सुरक्षा की है, क्योंकि इन 38 करोड़ जेनजी में महिलाएं भी आती हैं, जवान महिलाएं, नौजवान महिलाएं भी आती हैं। तो इनको महिला सुरक्षा की चिंता है, इनको बेरोजगारी की चिंता है। और ये जो एप्स यूज करते हैं वो सबसे ज्यादा यूज करते हैं यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम। भारत में ये ज्यादा इस्तेमाल होता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब देखा गया कि ये कंटेंट क्या यूज करते हैं, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि हमने सस्ता इंटरनेट दे दिया है, ये जेनजी है, दिन में 8 घंटा इंटरनेट पर यूज करता है, तो मैं जो दूंगा, मैं जो इनको भेजूंगा वो यही देखेंगे। लेकिन कंटेंट ये लोग वो नहीं देखते हैं। कंटेंट ये लोग देखते हैं, एजुकेशनल कंटेंट सबसे ज्यादा देखा जाता है। और दूसरा, ओटीटी पे मूवीज ज्यादा देखा जाता है। और एजुकेशनल कंटेंट इसीलिए देखा जाता है कि भारत में हमें पता है एजुकेशन क्या करते हैं, शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है कि किसी आपके कॉलेज जाने वाले बच्चे को या डिग्री पढ़ रहे हुए बच्चे को किसी तरह का सिलेबस है, सिलेबस में हो सकता है उसके कॉलेज में उसके प्रोफेसर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हों, आजकल वो इंटरनेट पे यूट्यूब पे जाके उसके लेक्चर्स देख रहा है। तो जेन जी असल में वो युवा है जिसने अपने वयस्क जीवन में सिर्फ भाजपा का ही राज देखा है, भाजपा के अलावा किसी का राज उसने देखा नहीं है। वो बहुत मेहनती है, लेकिन मेहनती होने के बावजूद गरीब है। शारीरिक रूप से वो एक तरह से बंधक है, क्योंकि वो या तो गिग इकोनॉमी में फंसा हुआ है, या तो आपके रेसिडेंशियल आपके अपार्टमेंट के बाहर वो क्या कहते हैं दरबान का काम कर रहा है। इस तरह से शारीरिक रूप से बंधक तो है, पर मानसिक रूप से वो बहुत स्वतंत्र है। भले मजबूरी में वो कहीं दरबान का काम कर रहा है, लेकिन वो अपने फोन पर ना दुनिया भर में कहां क्या प्रगति हो रही है ये देख रहा है, और खुद के आसपास जो पिछड़ापन है उसको प्रत्यक्ष देख रहा है। तो ये जो विडंबना उसको दिख रही है। नहीं, ये फैक्ट्स तो हैं, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जेन जी इस समय किस काम में लगा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि जेन जी के नाम से कल अर्नब ने क्या क्या कह डाला राहुल गांधी को। ये अर्नब की मजबूरी तो है, लेकिन ये अगर बड़ी तस्वीर आप देखें तो ये किस बात का संकेत है? क्या पूरा बीजेपी का इकोसिस्टम अब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए राहुल गांधी अराजकता फैला रहे हैं और अब इनको देश से निकालने की जरूरत है? नहीं, मेरे ख्याल से ये टारगेट इसमें राहुल गांधी नहीं है। ये किसी तरह से अब इनको ये गलतफहमी थी कि जेनजी को हम जो देंगे वही देखेगा और वो शांत रहेगा। लेकिन नेपाल के एग्जाम्पल ने उनको बता दिया कि जेनजी जो है वो रातों रात उठ जाता है, और उठता है तो ऐसा उठता है कि आपकी सारी की सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाती हैं, आपकी न्यायपालिका भी रह जाती है, आपका इलेक्शन कमीशन भी रह जाता है, और वो डेमोक्रेसी का एकदम एक नया रूप, जिसे कहते हैं ना, एक नॉवेल स्ट्रक्चर ले आता है। उनको ये डर लग गया है, इसीलिए वो उनको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, रीच आउट तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हम क्या देखेंगे? आप जो ये वोट चोरी का कैंपेन और जब राहुल गांधी के 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, अभी हाइड्रोजन बॉम्ब राहुल गांधी का बचा हुआ है, अभी ये नहीं पता कि उसमें कौन सा बड़ा खुलासा होगा। लेकिन अब जो लोगों को 97% जनता अब ये समझने लगी है कि वोटों की चोरी हुई है, गलत तरीके से मोदी और शाह सरकार में आए हैं। तो अब ऐसे में क्या अब इन नौजवानों को, नवयुवकों को भड़काने का काम अब गोदी मीडिया करेगा? क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल कल राहुल गांधी ने किया, बैड ड्रिप, पैजामास, टी शर्ट्स, फोमो, सास, तमाम तरीके की जो बातें कही हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि एक ट्वीट आपको और दिखाएंगे, निशिकांत दुबे का ट्वीट है। निशिकांत दुबे ने भी इस तरीके की बातें कही हैं कुछ, लेकिन हाँ, उन्होंने फोमो और सस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। तो मैं चाहूंगी कि एक सेकेंड में आप कोशिश करती हूँ कि उस ट्वीट में क्या दिया हुआ था। मैं एक सेकेंड में, आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्ले दैट, बिकॉज ये यहाँ पर निशिकांत दुबे की भी बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले तो अर्नब गोस्वामी ने बोला, उसके बाद निशिकांत दुबे, उसके बाद सबका ट्वीट आ गया। और
इस ट्वीट के बारे में इसलिए आपको बताना जरूरी है क्योंकि पूरा बीजेपी सिस्टम, इकोसिस्टम तिलमिला चुका है बिल्कुल इस बात से, क्योंकि राहुल गांधी ने जेन जी की बात कर डाली। अब इस ट्वीट को मैं आपको बताती हूं, अब देखते हैं अगर उसको प्ले आउट कर सकते हैं। निशिकांत दुबे ने लिखा कि जेन जी परिवारवाद के खिलाफ है, वह नेहरू, इंदिरा, राजीव जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी को क्यों बर्दाश्त करेगा। जेन जी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आपको क्यों नहीं भगाएगा जेन जी बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र तथा नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, वो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाएगा। जेन जी देश छोड़ने की आप क्यों तैयारी, हाँ देश छोड़ने की आप तैयारी करो, हम आ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट ही हैज रिटन। तो ये जो निशिकांत दुबे का ट्वीट है जिसको मैंने कि आपको पढ़ के बताया, तो सिद्धार्थ मेरा सवाल यह है कि क्या अब इन नौजवानों को वोट चोरी के मुद्दे पर पोलराइज करने की कोशिश की जाएगी। एक तरफ होगा वो युवा जो राहुल गांधी के साथ खड़ा होगा, एक तरफ जो भटका हुआ युवक होगा वो शायद मोदी जी और पूरे बीजेपी और गोदी मीडिया के इकोसिस्टम के साथ खड़ा होगा, जिसको चिल्ला चिल्ला कर अर्नब गोस्वामी कह रहे थे नो द जेन जी वांट स्टेबिलिटी एंड ही लुक्स फॉरवर्ड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। जी सिद्धार्थ जी, ये आपने जो कहा ये मामला जेन जी वाला, और जिस तरह से बीजेपी का इकोसिस्टम जेन जी के साथ वार्तालाप करने की कोशिश कर रहा है और जिस तरह से राहुल गांधी को विलनाइज करने की कोशिश कर रहा है, ये थोड़ा सा दिलचस्प भी है और थोड़ा सा जटिल भी है समझने में। दिलचस्प इसीलिए है क्योंकि जब से वोट अधिकार यात्रा जो बिहार में चली राहुल गांधी की, उसमें सबसे ज्यादा भीड़ जो लोगों की दिखी वो जेन जी की ही दिखी। दूसरी बात, मैंने आपको डेटा में बताया, जेन जी वो जनरेशन है जिसने इस देश में अपने वयस्क जीवन में भाजपा के अलावा दूसरे किसी की सरकार उसने नहीं देखी है। इसीलिए ये जेन जी को पोलराइज करने की कोशिश नहीं है। एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, बांग्लादेश में हो या बांग्लादेश से कुछ दिन पहले श्रीलंका में भी हमने देखा था, नौजवान लोग सड़कों पे आ गए थे और उन्होंने राष्ट्रपति भवन वगैरह को कब्जा कर लिया था, या जिस तरह से नेपाल में हुआ। जेन जी जो है वो किसी के बहकावे या उकसावे में वो नहीं आता है। वो जब भी अपनी लड़ाई लड़ता है वो व्यवस्था के खिलाफ लड़ता है। वो जो सरकार में शासन तंत्र है वो शासन तंत्र के खिलाफ जाता है। आपने श्रीलंका में भी देखा, जेन जी जो गया वो गया शासन के खिलाफ। हमने बांग्लादेश में भी देखा, बांग्लादेश में भी जेन जी गया शासन के खिलाफ। और नेपाल में भी हमने देखा, नेपाल में जेन जी गया शासन के खिलाफ। तो जेन जी जो है वो किसी के उकसावे में नहीं आता है, किसी के भड़कावे में नहीं आता है। वो शासन तंत्र के खिलाफ अपनी आवाज सिर्फ बुलंद नहीं करता, एक वो बहुत जल्दी और बहुत क्या कहते हैं तेजी से, बहुत स्विफ्टली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक नया सिस्टम इन प्लेस ले आता है। वो जब तक आपको होश में आए कि आप क्या करना है तब तक पूरा का पूरा सिस्टम वो टेक्नोलॉजी के बल पर बदल देता है। तो मेरे ख्याल से बीजेपी इकोसिस्टम डरा हुआ है बहुत ज्यादा। वो पोलराइज करने की कोशिश नहीं कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि जेन जी पोलराइज नहीं होगा। जेन जी पूरा का पूरा या तो सोया रहेगा या तो 24 घंटे के अंदर सत्ता परिवर्तन कर देगा। वो या तो आराम से रील देख रहा होगा या टिकटॉक देख रहा होगा। वो कुंभकर्ण जैसा है, जब तक सोया है तब तक बढ़िया है, जग गया जिस दिन तो उस दिन 24 घंटे में शामत ले आता है। तो वो जो बीजेपी इकोसिस्टम डरी हुई है, इस जेनजी को इसने देखा श्रीलंका में, इस जेनजी को उसने देखा बांग्लादेश में, इस जेनजी को देखा उसने नेपाल में। अब उसको डर लगा हुआ है कि कहीं जेनजी भारत में इस तरह का कर दे तो पहले से किसी को विलेनाइज करके रखो कि देखो भारत में अगर जेनजी खड़ा होके कुछ कर दिया इसका मतलब है कि फलाने ने उनको उकसाया था इसीलिए हुआ है। लेकिन फिर से ध्यान में रखना है, बांग्लादेश में भी हमने देखा जिस समय सत्ता परिवर्तन की लहर चलती है और जिस तरह जेनजी ने खड़ा होके सत्ता परिवर्तन किया, उस समय उसको किसी लीडर की जरूरत नहीं पड़ती है। वो एक फेसलेस एजिटेशन होता है, वो लीडरलेस एजिटेशन होता है। वो जब एजिटेशन लीडरलेस होके पहले जो सत्ता में है उसको फेंक देता है, फिर किसके नए व्यक्ति के हाथ में सत्ता देना है उस समय वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। बांग्लादेश में भी हमने देखा किसी नोबेल प्राइज विनर को उन्होंने अपना इंटरिम प्रधानमंत्री बनाया। हमने नेपाल में भी देखा, भले जेनजी सड़कों पे आया था लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो जेनजी खुद नहीं बना ना। उसने कहा कि एक महिला है जो कि सुप्रीम कोर्ट की बहुत वरिष्ठ जज रही हुई है, कार्की जी। तो जेनजी एक ऐसी चीज है, इसको एक दूसरे ढंग से समझिए तो जेनजी एक आर्मी जैसी है। वो आपकी क्या वो क्या कहते हैं, आर्मी क्या करती है
कि दुश्मन के जमीन में घुसती है, कब्जा कर लेती है, लेकिन कब्जा करने के बाद उसको चलाने का काम आर्मी नहीं करती है, सिविलियन करते हैं। तो मेरे ख्याल से बीजेपी बांग्लादेश और नेपाल में जिस तरह से जेनजी 48 घंटे में 60 घंटे, मतलब ये जेनजी का जो खेल होता है ये कुछ घंटों में खत्म कर देता है। शुरू होके खत्म होने में मुश्किल से 3 दिन 4 दिन भी नहीं लगते हैं। तो 3 दिन 4 दिन के अंदर अगर इतना बड़ा भारत में कहीं किसी इस तरह का अगर अगर फिर से एक बहुत बड़ी बात है कि भारत में ये होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि नेपाल की व्यवस्था, बांग्लादेश की व्यवस्था अलग है। भारत में होता यह है कि हर 6 महीने में भारत में कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव हो जाते हैं। तो चुनाव जहां पर भी होते हैं, और वो चुनाव जो होते हैं वो जनता के लिए ना एक प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व जैसा होता है। तो जनता को लगता है कि ठीक है, मेरा गुस्सा तो है, मुझे व्यवस्था पर गुस्सा है, लेकिन 6 महीना इंतजार करते हैं, जब चुनाव होगा तो चुनाव में दिखा देंगे, चुनाव में वोट करके दिखा देंगे। तो भारत में क्योंकि वो सेफ्टी वाल्व अभी तक जिंदा रहा है प्रेशर कुकर का, इसीलिए जेन जी को अगर गुस्सा भी है तो वो चुनाव का इंतजार करता है, जिसका हमने एक सैंपल देखा अभी बिहार में जब वोट अधिकार यात्रा हुई तो ज्यादातर जेन जी के लोग सड़क पे दिख रहे थे। तो वो इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव होगा। दिक्कत यह है कि आपने अगर चुनाव आयोग के साथ चुनाव को ही रिग करके रखा है, तब क्या होगा, जेनजी नेपाल की तरह, नेपाल में यही हुआ, उनको लगा कि पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो रिग्ड हो गई है, फिक्स्ड मैच हो रहा है, इसीलिए पूरा अंपायर को बदल दो। बिल्कुल। अब मेरा जो आखिरी सवाल है सिद्धार्थ आपसे कि ये राहुल गांधी के ऊपर जिस तरीके से आग बबूला होकर, ये पहली बार तो नहीं है, अर्नब गोस्वामी इज नोन टू लूज हिज टेम्पर इस तरीके से, लेकिन कल जो उनकी हालत, वो आई विश आई कुड प्ले दैट क्लिप, लेकिन वो क्लिप पर कॉपीराइट आ जाएगा। जो जिस लहजे से वो बोल रहे थे, बैड ड्रिप, पैजामा टी शर्ट्स, और फिर वो जैसे बिल्कुल स्ट्रेस दे दे के, पॉज दे देकर बोलते हैं, कल तो मुझे ऐसा लगा कि उनका बीपी कहीं इतना हाई ना हो जाए कि कहीं वो बेहोश ना हो जाए स्टूडियो के अंदर, ऐसा लग रहा था। वो इस तरीके से आग बबूला हो रहे थे। क्या कहेंगे अंत में कि ये राहुल गांधी तो ठीक है, जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उनका जो इस समय नीड ऑफ द आवर है कि भाई अगर चुनाव आयोग चुपचाप बैठ गया है तो चुनाव आयोग पे बोलना है, अगर सरकार नहीं बोल रही है तो सरकार से वो सारे कठिन सवाल पूछ रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी, अर्नब गोस्वामी को ये लगने लगा है कि राहुल गांधी ने तो मेरा जॉब ले लिया है, इस वजह से क्या वो इतने बौखला चुके थे? क्योंकि जो काम एक पत्रकार को करना चाहिए वो काम अब राहुल गांधी को करना पड़ रहा है, क्योंकि पत्रकार जो अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार है वो कुछ काम ही नहीं कर रहे। जी, अर्नब गोस्वामी वो व्यक्ति हैं जो कि भारत का सबसे बड़ा गोदी मीडिया चैनल सिर्फ चलाते नहीं हैं, रोज खुद 2 घंटे टीवी पर रहते भी हैं प्राइम टाइम में। रोज शाम में 9 बजे से लेके रात में 11 बजे तक, मैं भी संजोग से मेरा भी उनके साथ अच्छी दोस्ती है, मैं भी उनके कार्यक्रमों में, वो मुझे बुलाते हैं तो उस मीडिया पे मैं जाता हूँ। तो मैं ये जानता हूँ कि जो व्यक्ति 10 साल से रोज शाम में प्राइम टाइम पर 2 घंटा भारत की जनता उनके सामने रहती है, उनको अचानक अगर कल आपा खोना पड़ा, इसका मतलब है कि उनको समझ में आ गया कि 10 साल तक वो जो नैरेटिव पेडल कर रहे थे, इंग्लिश में कहते हैं पेडलिंग द नैरेटिव, मतलब आप जो 10 साल से कहानी लोगों को परोस रहे थे, वो लोग अब नहीं ले रहे हैं, इसीलिए अचानक उनको पिवट करना पड़ा है, उनको पलटी मारनी पड़ी है, 360 डिग्री का फ्लिप मारना पड़ा है। तो पलटी मारने के चक्कर में वो जल्दी ज्यादा पलटी मार गए हैं, और वो जो उनके अंदर की विवशता है, जो उनके अंदर की हताशा है, जो उनके अंदर का फ्रस्ट्रेशन है, वो इस तरह की भाषा में कल परिलक्षित हुआ कि एक ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ आदमी, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ कोई भी आदमी फोमो सुस क्या कहते हैं पैजामा, इस तरह की बातें वो नहीं करेगा। हम भी जानते हैं कोई, क्योंकि आपकी जो भाषा आप सीखे हैं वही भाषा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसका मतलब ही है कि अर्नब गोस्वामी को पता लग गया है कि पिछले 10 साल से उन्होंने इस देश की जनता को जो कहानी परोसी थी, वो कहानी इस देश की जनता ने नहीं खाई है, वो रिसीव की है। देश की जनता कुछ दूसरा चीज सोच रही है, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन में आके इस तरह की बातें कर रहे हैं, और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि जेन जी की बात अब मैं करूं और जेन जी को अब मैं डायरेक्शन दूं। अभी तक उनको लग रहा था कि मैं देश की जनता को डायरेक्शन दे रहा हूं, देश की जनता जिस तरह की कहानी मैं रोज परोसूंगा, देश की जनता उसी को खा के सोएगी। अब उनको समझ में आ गया है कि देश की जनता के अलावा एक जेनजी अलग है, वो कोई दूसरी कहानी खाता है, तो उनको अब जल्दीबाजी में जेनजी को एक नया कहानी वो परोसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यही आप दिक्कत आ रही है। फिर से मैं कह रहा हूं, मैं आपके कार्यक्रम से पहले मैं कंटेंट रिसर्च कर रहा था, जेन जी जो है ये 8 घंटा भले टीवी पर इस्तेमाल करता है, फिर से मैं कह रहा हूं, आपके बिल्डिंग के बाहर जो दरबान है
वो जेनजी का अगर आदमी है, तो ये देखने में वो भले आपको दरबान लगेगा, लेकिन वो जो 8 घंटा टीवी पर बिताता है, उसमें वो टिकटॉक हो या यूट्यूब हो, वो दुनिया भर में दूसरी जगह पर आर्थिक प्रगति, भौतिक प्रगति कैसी हो रही है वो देख रहा है, और उसके घर के सामने जो उसके सामने अव्यवस्था है उसको भी वो देख रहा है, और वो पाखंड और वो विसंगति उसके अंदर गुस्सा पैदा कर रही है। और उसका जो गुस्सा है वो किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं है। नेपाल में हमने देखा किसी व्यक्ति पर गुस्सा नहीं था, गुस्सा पूरा का पूरा सिस्टम पर आ जाता है। जब सिस्टम पर उसको गुस्सा आता है तो वो पूरे सिस्टम को साइडलाइन करके अपना एक नया सिस्टम डाल देता है। जैसे नेपाल में जेनजी ने टेक्नोलॉजी के दम पर बिना चुनाव आयोग की जरूरत के नया चुनाव कर दिया, और वो एक लोकप्रिय चुनाव कर दिया, डिस्कॉर्ड करके गए और लाखों लोगों ने उसमें वोट डाला, और जो प्रधानमंत्री को चुना वो भी लोकप्रिय प्रधानमंत्री को चुन लिया। तो इस तरह का अगर आपने 10 साल तक इस देश की जनता को भेड़ चल समझ के आपने उनको चारा खिलाया है, और आप ये समझते हैं कि ये भेड़ जैसे मैं चाहूंगा वैसे ही चलेगा, और अचानक आपको मालूम पड़ा कि ये तो भेड़ नहीं है, ये तो अपने आप में भेड़िया है, ये तो खुद बहुत चालाक है, ये तो जनता बहुत लोमड़ी जैसे चालाक है। तो मेरे ख्याल से जो गडरिया है उसको चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि गडरिया भेड़ इसीलिए पालता है क्योंकि सारी भेड़ों को कंट्रोल कर सकता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई गडरिया है जिसने भेड़िए पाल के रखे थे, क्योंकि ज्यादा भेड़िए होंगे तो खुद गडरिए को खा जाएंगे। तो मेरे ख्याल से गडरिए को अब समझ में आ गया कि जिसको वो भेड़ समझ के पाल रहा था वो जेनजी जो है वो भेड़िया है। वो शांत है तब तक ठीक है, अचानक जग जाएगा तो 24-48 घंटे के अंदर इधर का उधर कर देता है। नहीं, मैं तो अंत में यही कहूंगी कि इस जेन जी शब्द ने अर्नब गोस्वामी का एक विकराल रूप कल उसके वजह से सबको देखने को मिला। और मैं तो फिर से इस बात को रिपीट करूंगी कि कोई भी शालीन एंकर टेलीविजन का वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा जो कल अर्नब गोस्वामी ने किया, वो भी नेता प्रतिपक्ष के लिए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए। आप किस तरीके के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं चलते चलते फिर से बता रही हूं, सस, बैड रिप, पैजामाज, टी शर्ट्स, डोंट ट्रस्ट दिस 56-year-old मैन, इस तरीके की बात। सिद्धार्थ, आप कुछ कह रहे थे अंत में, बहुत संक्षेप। हाँ, कल जो प्राइम टाइम में जिस प्राइम टाइम पर अर्नब गोस्वामी का इसको अंग्रेजी में कहा जाता है मेल्ट डाउन। मेल्ट डाउन का मतलब होता है बहुत ज्यादा जब गर्मी लग जाती है ना तो अच्छी अच्छी चीजें पिघल जाती हैं। तो कल एक्चुअली अर्नब गोस्वामी का मेल्ट डाउन था, ये पिघलना दिख रहा था। तो संजोग से कल उनके उस प्राइम टाइम शो में मुझे भी किसी किसी के द्वारा बुलाया गया था। संजोग से मैं नहीं गया, मुझे पता था कि वो इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन मैं तो आपका बीपी हाई हो जाता फिर। और लेकिन आश्चर्य आपको होगा कि उनके बदले मैं एक दूसरे गोदी मीडिया चैनल पर गया जो कि आप उसी के तरह का है, उसको टाइम्स नाउ कहा जाता है, लेकिन उस पर भी जो एंकर थे उनका भी मेल्टडाउन इसी तरह का था। इसका मतलब है कि ऊपर से आया हुआ था मैसेज कि आज आप लोगों को अपना रूप दिखाना, यही यही कहानी, आज आपको जेन जी को कुछ कहानी देनी है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, जेन जी ऐसा 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 ऐसी पीढ़ी नहीं है जिसको आप कुछ भी परोसिएगा वो ले लेगा। आपको लगता है वो कुंभकर्ण जैसा है, सोया हुआ है तब तक ठीक है, वो जग जाएगा तो बहुत बहुत बड़ा तांडव मचा देता है। अर्नब गोस्वामी और बाकी जो गोदी मीडिया के जो एंकर्स हैं उन्होंने जेनजी को इतना हल्का समझ लिया है अपने देश का कि मैं तो इसी बात को देख के हैरान हूं कि आपने इतना बेवकूफ, इतना मूर्ख उन लोगों को समझ रखा है कि ना वो संविधान समझते हैं, ना वो ये समझते हैं कि बेरोजगारी है देश में, ना वो ये समझते हैं कि महंगाई है, ना वोट चोरी हो रही है। यानी कि फिर से उनको भक्ति की दवाई पिलाने की कोशिश कर रहा है ये गोदी मीडिया। जी सिद्धार्थ, बहुत संक्षेप में, इसके बाद में कार्यक्रम खत्म। हाँ, बहुत संक्षेप में मैं आपको ये जो बता रहा था कि जेन जी क्या है, मेरा बेटा है वो आईआईटी मद्रास में पढ़ाई कर रहा है, तो इस बार अभी अभी वो पास किया है। तो इस बार उसको एक सब्जेक्ट दिया गया था, वो आईआईटी मद्रास ने उसको सब्जेक्ट देके कहा कि ये सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना है, लेकिन इसका सिलेबस में हम आपको पढ़ाने के लिए हमारे पास कोई मटेरियल नहीं है, आपको खुद ही रिसर्च करके पढ़ना पड़ेगा और परीक्षा देनी है। तो मैंने देखा कि वो जो जब उसको इस तरह का सिलेबस दिया गया जिसमें कि कोई कंटेंट नहीं था, और यूनिवर्सिटी ने बोल भी दिया आईआईटी मद्रास ने कि आप खोज के पढ़िए, तो मैंने देखा कि ऐसे स्टूडेंट्स परप्लेक्सिटी पर जाके, चैट जीपीटी पर जाके, यूट्यूब पर जाके इस तरह के वीडियोस को खोज खोज के देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और वो पढ़ के वो पास भी करते हैं। तो इसका मतलब ये जो जेन जी है ये काफी जिम्मेदार है, ये अपने काम में मशगूल है, वो अपना जीवन बनाना चाह रहा है। मैंने फिर से कहा ना, ये गरीब भले है लेकिन बहुत मेहनती है, और कोई मेहनती आदमी है इसका मतलब वो समझदार होता है, वो शांति से अपना काम कर रहा है। उसको उकसाने के लिए जाएंगे या उसके साथ बदमाशी करने के लिए जाएंगे तो नेपाल में हमने देखा
48-72 घंटा उनके लिए काफी होता है। आपकी सारी की सारी व्यवस्थाएं दरी की दरी रह जाती हैं, संसद भी वहीं रह जाती है, न्यायालय भी वहीं रह जाता है, चुनाव आयोग भी वहीं रह जाता है, प्रधानमंत्री भी वहीं रह जाता है। ये सारे जेन जी के लोग मिलकर टेक्नोलॉजी के बल पर एक लोकप्रिय सरकार फिर से अपने आप में चुन भी लेते हैं, बहुत आश्चर्यजनक ढंग से चुनते हैं। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।